हेलो एवरीवन, आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और हमारे जो पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है किसी कंडक्टिविटी सेल की, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। देखो, कंसंट्रेशन पहचानने का तरीका क्या है कि अगर किसी वैल्यू के आगे क्या लगा हुआ है, मोलर यानी मोलरिटी लगी हुई है, एम लगा हुआ है, या फिर मोलरिटी स्मॉल एम लगा हुआ है, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये किसकी वैल्यू है, कंसंट्रेशन की वैल्यू है। तो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1500 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया गया है। गिवन है हमारे पास में कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को ही क्या कहा जाता है, मोलरिटी कहा जाता है, या फिर मोलरिटी भी दे देता है वो कभी कभी। तो मोलरिटी कितनी दे दी, 0.001 मोलर। ठीक है, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये आपको इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1500 ओम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ये दे रखी है 1500 ओम। पूछ रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, कि उस सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट क्या होगा जिसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है, कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और ये हमें क्या दे दी, उसकी हमें कंडक्टिविटी दे दी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कापा के द्वारा। कंडक्टिविटी ये हो गया, कापा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी वैल्यू है, 0.146 इंटू 10⁻⁻3। अब यहां से पूछा क्या है, उसने पूछा है कि आपने निकालना है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला होता है, यहां पे जो आपका फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये वाला फार्मूला आपका इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि देखो उसने हमें किस की वैल्यू दे दी, कापा की वैल्यू दे दी हमें, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमें, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी 0.146 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, तो ऊपर लिख देते हैं सेल कांस्टेंट डिवाइड में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 1500 ओम। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1500 ओम। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको कहाँ पे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कांस्टेंट ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू में क्या हो जाएगा, 1500 ओम हो जाएगा। ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.219 पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कंडक्टिविटी ऑफ, आपको कंडक्टिविटी दी गई है एसिटिक एसिड की। देखो यहाँ पे फिर से वही आ गया मोलर। अगर मैंने बताया कि अगर कहीं पे मोलरिटी या फिर मोलैलिटी आपको लिखी हुई दिखती है तो वो क्या दी गई है, उसकी कंसंट्रेशन दी गई है। तो मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ कि यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। गिवन आपको दिया गया है कंसंट्रेशन को ही क्या कहते हैं आप, मोलरिटी कहते हैं, जिसको आप कैपिटल एम के द्वारा डिनोट करते हैं। कितनी दे रखी है, 0.00241। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन दे रखी है उसको। और क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दिस, कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कापा के द्वारा। तो वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। तो आप सभी को पता है मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कापा इंटू में 1000 डिवाइड में मोलरिटी, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो 1000 भी है हमारे पास में, कापा की वैल्यू भी दे रखी है, और मोलरिटी की भी वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले इसी का काम खत्म कर लेते हैं। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कापा की वैल्यू है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000, और डिवाइड में क्या आ गया है, डिवाइड में मोलरिटी कितनी है, 0.00241। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये क्या आ जाती है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्दर क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, इतना काम खत्म हो गया आपका। फिर कह रहा है कि इफ मोलर कंडक्टिविटी, देखो यहाँ पे अगर मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर अगर इस तरीके की जीरो लगी हुई दिखती है तो उसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है उसने 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये भी गिवन के अंदर लिख लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये भी वैल्यू हो गई। ठीक है, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब वो पूछ रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट
क्या होगा इसका? तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के ए के द्वारा एसिड के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। सी क्या होती है? सी होती है कंसंट्रेशन, अल्फा क्या होती है? अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि हमने निकालना है। लेकिन उससे पहले देखो हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू तो उसने दे रखी है, लेकिन उसने कहीं पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है। तो पहले हम ये निकालेंगे, फिर इनकी वैल्यूज कहां पुट कर देंगे? वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूले में, फिर हमारा क्या आ जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पुट कर दो कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी क्या निकाली है आपने निकाली है 32.76। तो पुट कर दो 32.76 डिवाइड में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या है? देखो ये गिवन है, उसने दे रखी है, तो 390.5 यहां पे पुट कर दिया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻²। ये आ गई आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। अब देखो आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी वैल्यू आ चुकी है, कंसंट्रेशन की भी वैल्यू है, पुट कर दो, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा? सी क्या है, कंसंट्रेशन क्या है? 0.00241 पुट कर दी कंसंट्रेशन की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है 8.4 इंटू 10⁻²2। तो पुट कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 8.4 इंटू 10⁻²2, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में क्या है? 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या थी? यही है हमारे पास में, तो पुट कर दो 8.4 इंटू 10⁻²2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस पूरे मतलब कैलकुलेटिव पार्ट को, तब आपका आंसर आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.86 इंटू 10⁻⁻5। इस तरीके से आपने क्या करनी है? फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और कैलकुलेशन को ध्यान से करना होता है। अगर आप क्या होते हैं, अगर आप मतलब पूरे कैलकुलेटिव पार्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या होता है एचबीएससी बोर्ड के अंदर या सीबीएसई बोर्ड के अंदर आप फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, और जहां तक आपसे सॉल्व होता है वहां तक आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वो भी आपका क्या होता है? ठीक माना जाता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। रिडक्शंस करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? ये रिडक्शन हो रहा है इनका। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन करने की ट्रिक है आपकी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा होगा, उतने ही क्या होगा? उसको फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा होगा, उतने ही फैराडे चार्ज की उसको जरूरत पड़ेगी रिडक्शन करने के लिए। और एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? एक फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से रिडक्शन चल रहा होगा। देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम पे जाना है, तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। पहले पार्ट में क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम जो है आपका 3 पॉजिटिव, वो अगर एल्यूमिनियम पे जा रहा है, एल्यूमिनियम पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा? देखो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो 3 फैराडे चार्ज की उसको क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन कितना रिक्वायर कर रहा है? 3 फैराडे, ठीक है। तो 3 फैराडे, एक फैराडे की वैल्यू होती है 96,500, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 96,500, कितना हो जाएगा? 3 0 0 3 0 0 3 5 15 का 50, हासिल पाई 1, 3 6 18 18 और 1 19, हासिल पाई 1, 3 9 27 27 और 1 28। तो 2,89,500 कूलम चार्ज क्या होगा? इसको रिक्वायर होगा रिडक्शन करने के लिए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम कि हमें क्या करना है? 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड का किस तरीके से होगा? देखो कॉपर 2 पॉजिटिव है आपके पास में, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो हो रहा है कॉपर के अंदर, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो? देखो 2 पॉजिटिव से कहां पे जा रहा है? 0 के अंदर जा रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज रिक्वायर होगा? 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज रिक्वायर इज इक्वल टू 2 फैराडे, और एक फैराडे की वैल्यू होती है 96,500, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 96,500 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? देखो मल्टीप्लाई करो 2 0 0 2 0 0 2 5 10 की 0, हासिल पाई 1, 2 6 12 और 1 13 का 3, हासिल पाई 1, 2 9 18 और 1 19, यानी 1,93,000 कूलम चार्ज रिक्वायर होगा इसको रिडक्शन करने के लिए। अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखो क्या होगा, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हैं? MnO4 नेगेटिव है आपके पास में, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी होती है उसको हम मान लेते हैं X। प्लस में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं? 4 हैं, तो 4 लिख दिया। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बराबर में क्या लिखा जाता है? जो भी मॉलिक्यूल के ऊपर, जो कंप्लीट के ऊपर जो चार्ज होता है वो बराबर में लिखा जाता है। तो -1 है तो -1 लिख दिया। तो x - 8 = -1, तो x = कितना आ जाएगा? 7।
तो यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +7 है। ठीक है, अब वो कहां पे जा रहा है, +7 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो किस तरीके से होगा, थर्ड पार्ट आपके पास में क्या है, MnO4 नेगेटिव है, तो MnO4 नेगेटिव लिख दिया आपने, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई आपको +7 है, किसमें कन्वर्ट करना है, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो +7 से +2 पे जा रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना चार्ज रिक्वायर होगा, उसे 5 फैराडे चार्ज रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चार्ज रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन कितना होगा, वो होगा 5 फैराडे। और 1 फैराडे की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, 96,500। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 96,500 से, कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 500 500 5 25 का 50 से 2 5 6 का 30 30 और 2 32 हासिल पाई 3 5 9 45 और 3 48। तो 4,82,500 कूलम्ब चार्ज क्या होगा, इसको रिक्वायर होगा ये रिडक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से आपने एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या थी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा होगा उतने ही फैराडे चार्ज की उसे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी फैराडे के टर्म्स में। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कि 20 ग्राम कैल्शियम आपने प्रोड्यूस करना है, कहां से, कैल्शियम क्लोराइड से, और 40 ग्राम आपने एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है, कहां से, मोल्टन Al2O3 से। ठीक है, यहां पे प्रोड्यूस का क्या मतलब है, प्रोड्यूस का मतलब यानी डिपॉजिट का ही मतलब होता है, और डिपॉजिट या प्रोड्यूस किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड की फॉर्म में होंगे। और सॉलिड की फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो हमने बताया था कि एक ट्रिक बताई थी पिछले क्वेश्चन में, कि जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा उतनी ही फैराडे चार्ज की क्या होती है, उसको जरूरत होती है। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखो, कैल्शियम क्लोराइड से हमने क्या बनाना है, कैल्शियम बनाना है, और कैल्शियम के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे +2 होगी, क्योंकि एक क्लोरीन के ऊपर -1 होती है, तो 2 के ऊपर -2 होती है, और -2 वाली चीज कहां जाती है, +2 के पास में जाती है, इसीलिए इसका +2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। देखो, जिसकी निकालनी होती है उसे हम मान लेते हैं x, तो 2 एल्यूमिनियम है तो हमने मान लिया 2x। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। बराबर में क्या लिखा जाता है, जो भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बराबर में 0 लिख दो। तो 2x - 6 बराबर में आ गया 0, x कितना आ गया, 6/2 = 3, यानी एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो पहले क्वेश्चन का किस तरीके से होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे, कैल्शियम बनाना है आपने, तो कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैल्शियम है +2 फॉर्म में, और वो प्रोड्यूस होगा तो सॉलिड की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बना देगा कैल्शियम, बना दिया उसने कैल्शियम, सॉलिड स्टेट में बना दिया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा है तो इसका मतलब 2 फैराडे चार्ज की उसको जरूरत पड़ रही है डिपॉजिट होने के लिए या फिर प्रोड्यूस होने के लिए। तो आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम = अब देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम से क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम से हमारा मतलब है कि उसका मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 ग्राम, तो 1 मोल से हमारा मतलब है 40 ग्राम। ठीक है, तो 40 ग्राम कैल्शियम कह लो या फिर 1 मोल कैल्शियम कह लो, उतना ही क्या हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम = या फिर आप लिख लें 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर, कितना चार्ज रिक्वायर करेगा, वो रिक्वायर करेगा 2 फैराडे चार्ज। ठीक है, 2 फैराडे, और 1 फैराडे के अंदर हमें पता है कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलम्ब होता है। तो हालांकि हमें कूलम्ब की फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें निकालना है फैराडे की टर्म्स में, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें प्रोड्यूस कितना करना है, हमें प्रोड्यूस करना है 20 ग्राम। तो आप लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना चार्ज रिक्वायर करेगा, 2/40 हो जाएगा। ठीक है, और कितना पूछ रहा है, 20 ग्राम पूछ रहा है, तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर कितना चार्ज रिक्वायर करेगा, 2/40 इंटू में 20। तो देखो 20 दूनी 40 और 2 से 2 कट गया, यानी 1 फैराडे चार्ज क्या होगा, रिक्वायर करेगा वो 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे। अब बात क्या होगी, देखो यहां पे क्या होगा, एल्यूमिनियम हमने क्या बनाना है, मोल्टन स्टेट से प्रोड्यूस करना है, और एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन का किस तरीके से सॉल्यूशन करोगे आप, कि एल्यूमिनियम आपके पास में क्या है, +3 फॉर्म में प्रेजेंट है, और अगर वो प्रोड्यूस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी तो एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में बनेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब कितना चार्ज रिक्वायर होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम लिख लो। अब एल्यूमिनियम का कितना मोलर मास होता है, एल्यूमिनियम का होता है 27, तो आप 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम लिख लो, या फिर आप लिख लो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर, कितना रिक्वायर करेगा, उसे जरूरत पड़ेगी 3 फैराडे चार्ज की। ठीक है, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम कितना रिक्वायर करेगा, 3/27। ठीक है, अब पूछ कितना रहा है, कितना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है उसने, 40 ग्राम करना है, तो आप लिख सकते हैं 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3/27 इंटू में 40। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.44 फैराडे चार्ज। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी फैराडे की टर्म्स में एल्यूमिनियम रिक्वायर करेगा 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होने के लिए। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन मतलब देखने होते हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। देखो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कूलम की टर्म्स में आपने इलेक्ट्रिसिटी बतानी है, ठीक है। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ रही है क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए। आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ वाटर किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन के अंदर, और 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट करना है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें रिक्वायर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ कूलम। तो देखो क्या होगा, यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं से क्या बन गई, इस क्वेश्चन को करने की आपकी ट्रिक बन चुकी है, और वो क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतने ही फेराडे चार्ज क्या होंगे, उसको रिक्वायर होंगे। और एक फेराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतने ही फेराडे या फिर उतने ही कूलम चार्ज क्या होगा, उसको रिक्वायर होगा ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो देखो अब तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन गया कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले पार्ट के अंदर कह रहा है कि वाटर आपने कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन के अंदर। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहां पे होगी -2। एक हाइड्रोजन की होती है +1, तो दो की कितनी होगी, +2, और +2 वाली चीज कहां जाती है, -2 के पास में, तो -2 हो जाएगी। यहां पे ऑक्सीजन क्या होती है, जब भी दो एलिमेंट सेम टाइप के कंबाइन होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। तो देखो -2 से कहां जा रहा है, 0 के अंदर। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो कितने फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी उसे, 2 फेराडे, और एक फेराडे के अंदर कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलम। तो आप लिख सकते हैं चार्ज रिक्वायर फॉर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन, चार्ज रिक्वायर फॉर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन। कितना चार्ज रिक्वायर होगा भाई, 2 फेराडे, और एक फेराडे की वैल्यू होती है 96,500, तो 2 × 96,500 कर दो आप। क्या देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2 0 0 2 5 10 की 0 हासिल पाई 1 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल पाई 1 2 9 18 और 1 19, यानी 1,93,000 कूलम चार्ज क्या होगा, इसके ऑक्सीडेशन करने के लिए रिक्वायर होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सेकंड के अंदर क्या कह रहा है, सेकंड के अंदर कह रहा है कि जो FeO है वो किसमें कन्वर्ट करना है, Fe2O3, ठीक है, FeO को कन्वर्ट करना है Fe2O3 के अंदर। अब देखो यहां पे आपको ऑक्सीडेशन पता होनी चाहिए, विदाउट ऑक्सीडेशन आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहां पे +2, और इसकी कैसे निकालोगे, इसकी निकालो, देखो जिसकी भी निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं, तो 2 है तो 2x मान लिया, प्लस देखो 3 ऑक्सीजन अटैच हैं तो एक के ऊपर -2 चार्ज होता है तो -2 लिख दिया, और बराबर में क्या लिखा जाता है, जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, तो कुछ भी नहीं है तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2x - 6 = 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 = 3। तो यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अब देखो +2 से कहां जा रहा है, +3 पे जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। तो कितना चार्ज रिक्वायर होगा इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए, 1 फेराडे चार्ज रिक्वायर होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि चार्ज रिक्वायर फॉर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन, चार्ज रिक्वायर कितना, 1 फेराडे, और 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही होने वाले क्वेश्चन है एक ही स्टेप के अंदर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इस सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। आपके पास में एक सॉल्यूशन दिया गया है निकल नाइट्रेट का, और किन के बीच में है, वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में है, जिसमें से आपने क्या करवा रहे हैं, आप करंट पास करवा रहे हैं 5 एम्पियर का। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। तो आपसे क्या पूछ रखा है, मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, कि कितना मास निकल डिपॉजिटेड होगा जब इतना करंट 20 मिनट के लिए उसमें से क्या होगा, पास आउट होगा। तो गिवन लिख लेते हैं एक बार कि गिवन क्या क्या है, फिर हम बताएंगे कि मतलब पूछ क्या रखा है। गिवन दे रखा है इसने कि करंट की वैल्यू दे दी, करंट कितना पास आउट कर रखा है, 5 एम्पियर। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 मिनट, कि 20 मिनट के लिए आपने क्या करा है, करंट पास आउट करवाया है। इसको सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से, कितना आ जाएगा, 1200 सेकंड। तो इतने सेकंड तक आपने क्या किया है, 5 एम्पियर करंट उस सॉल्यूशन के अंदर से पास आउट किया है। पूछ क्या रखा है, मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है निकल का, मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, कितना मास निकल का डिपॉजिट हुआ है, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास आउट करी गई है इन कूलम्स के अंदर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करी गई है। तो देखो चार्ज का फार्मूला होता है करंट इनटू टाइम, और कितना है करंट, कितना है 5 एम्पियर है, तो 5 गुणा में टाइम कितना है 1200 सेकंड। तो आप 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंजे 60, यानी 6000 कूलम चार्ज उसके अंदर से पास आउट किया गया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड। तो देखो जब भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हैं किसी तार के अंदर से, तो कितना चार्ज जनरेट होता है, 1 फेराडे चार्ज जो जनरेट होता है। चार्ज किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चल रही है। तो हम लिख लेते हैं रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रिएक्शन चल रही है।
तो इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन चल रही होगी। देखो निकल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे पता चला हमें निकल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है? यहाँ पे देखो निकल नाइट्रेट है और NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। 2 NO3 हैं तो 2 -1 चार्ज होगा और 2 माइनस वाली चीज कहां जाती है? 2 प्लस वाले के पास में जाती है। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो निकल +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तभी तो डिपॉजिट होगी, तभी तो निकल सॉलिड फॉर्म में बनेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है और पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही फैराडे चार्ज क्या होगा? रिक्वायर होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो चार्ज रिक्वायर आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ निकल, 1 मोल ऑफ निकल, या फिर आप लिख सकते हैं 58.7। देखो कितना मोलर मास है इसका? 58.7 ग्राम होता है निकल का मास। तो आप लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ निकल या फिर 58.7 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट रिक्वायर। कितना चार्ज रिक्वायर करता है? वो रिक्वायर करता है 2 फैराडे चार्ज। तो आप लिख सकते हैं 2 फैराडे। और 2 फैराडे किसके बराबर होता है? 2 गुणा में 96,500। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? देखो करो मल्टीप्लाई। 2 0 0 2 0 0 2 5 10 की 0 हासिल पाई 1 2 6 12 12 और 1 13 का 30 हासिल पाई 1 2 में 18 18 और 1 19, यानी 1,93,000 कूलम चार्ज में क्या होगा? इतना जो मास है निकल का वो डिपॉजिट हो जाएगा या फिर 1 मोल ऑफ निकल डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहां से हम क्या बात कह सकते हैं? हम यहां से कह सकते हैं कि 1,93,000 कूलम में कितना मास डिपॉजिट हो रहा है? 58.7 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पे लिख लेते हैं कि 1,93,000 कूलम चार्ज डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कर रहा है वो मास? वो डिपॉजिट कर रहा है 58.7 ग्राम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1 कूलम चार्ज में कितना मास डिपॉजिट होगा? तो आप लिखेंगे 58.7 डिवाइड में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,93,000। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है कि 6,000 कूलम चार्ज में कितना मास डिपॉजिट होगा? तो देखो 6,000 कूलम चार्ज में कितना मास डिपॉजिट होगा? तो आप लिख लेंगे 58.7 डिवाइड में 1,93,000 गुणा में 6,000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.82 ग्राम ऑफ निकल। तो इतना मास क्या हो जाएगा? आपका डिपॉजिट हो जाएगा जब आप उसके अंदर से 5 एम्पियर करंट पास आउट करेंगे 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा था कि कितनी अमाउंट निकल की डिपॉजिट होगी, हमने निकाल दी है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि आपको 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स दी गई हैं A, B, C और उनके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है A के अंदर है जिंक सल्फेट, B के अंदर है सिल्वर नाइट्रेट, तीसरे के अंदर है कॉपर सल्फेट। और वो तीनों की तीनों सेल सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखी हैं और उनके अंदर से एक करंट पास किया जा रहा है 1.5 एम्पियर का। अंटिल कब तक किया जा रहा है? जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाता इलेक्ट्रोड के ऊपर सेल B के अंदर। तो पूछ रहा है कि आपको हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट आपने फ्लो किया। पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कि कितना मास ऑफ कॉपर और जिंक क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ है। ये आपसे पूछ रखा है। तो एक बार क्या लिख लेते हैं, हम एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। देखो आपके पास में 3 सेल्स हैं तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं। एक सेल ये है आपके पास में, दूसरी सेल आपके पास में ये है और तीसरी सेल है आपके पास में ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, इसके अंदर है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर है, इसके ऊपर चार्ज होता है +2, इसके ऊपर चार्ज होता है -2। इसके अंदर है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसके ऊपर होता है +1 चार्ज, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज। तीसरे के अंदर है कॉपर सल्फेट, इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -2 होता है और तीनों को कनेक्ट कर रखा है आपस में। तो मैंने इस तरीके से कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, और करंट कितना पास आउट कर रहे हैं आप? इसके अंदर करंट पास आउट कर रहे हैं आप 1.5 एम्पियर का। ये हो गया आपके पास में। तो ये तीनों सॉल्व्स हो गई हमारी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कहता है कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट करवा देते हैं और सेम टाइम के अंदर आप करंट पास करते हैं तो उसका जितना वेट डिपॉजिट होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो हम लिख लेते हैं, देखो वेट ऑफ डिपॉजिटेड है जिंक, वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के। ठीक है, और जो सेकंड सेल होगा उसका भी इसी तरीके से होगा कि जो वेट ऑफ डिपॉजिटेड सिल्वर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इस तरीके से होगा। तो हम पहले इन 2 सेल्स की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, ये तो आपने निकालना है, वही तो आपसे पूछ रहा है कि मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, ये आपने निकालना है। ठीक है, तो वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड की वैल्यू हमारे पास में नहीं है तो हम लिख लेते हैं वेट ऑफ जिंक डिवाइड में वेट ऑफ सिल्वर, कि कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। तो सिल्वर कितना डिपॉजिटेड हुआ है? सिल्वर डिपॉजिट हुआ है आपके पास में 1.45 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.45 ग्राम बराबर में, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाता है, हम क्या लगा देते हैं, फिर बराबर का निशान लगा देते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। अब देखो इक्विवेलेंट वेट जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर।
तो मोलर मास क्या है जिंक का? मोलर मास देखो ये दे रखी है, मोलर मास ऑफ जिंक है आपका 65 और एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? एन फैक्टर की वैल्यू आपकी चार बातों पे डिपेंड करती है कि कितना चार्ज है उसके अंदर, दूसरा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कितनी कोवेलेंसी है उसके अंदर, और चौथा की एसिडिटी है या बेसिसिटी है, यानी कितने H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं या कितने OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोवेलेंसी है आपकी कितनी +2, तो एन फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। जब आप इसे डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आपका देखो 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 32.5 ग्राम आपका आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो लिख देते हैं 32.5 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कैसे निकलेगा? देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर निकाल लीजिए, कैसे होगा? मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना है? ये दे रखा 180 और इसके एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? देखो कितना चार्ज है इसके ऊपर, +1 चार्ज है, तो इसके एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 180। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 180। अब क्या होगा? वेट ऑफ जिंक यहीं पे रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 32.5 इंटू 1.45 डिवाइड में 180। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 0.436 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा था कि कितना वेट ऑफ जिंक आपने डिपॉजिटेड करना है, तो इतना वेट आपका डिपॉजिटेड होता है। किसके ऊपर बेस्ड था ये? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड था। अब हम क्या निकालते हैं? हम वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालते हैं। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। अब देखो अब क्या कह रहा है कि कॉपर का वेट निकालो कि कितना डिपॉजिट होगा। तो सिमिलरली हम फैराडेज का सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। किस तरीके से होगा कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड में वेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर का ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यू भी उसी की दी गई है, ठीक है। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के। अब यहां पे क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं, वेट ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर का हमें निकालना है, डिवाइड में वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1.45 ग्राम हो रहा है, तो 1.45 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये निकाल लेते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। मोलर मास कितना है? 63.5 डिवाइड में एन फैक्टर कितना होगा? देखो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? कॉपर के ऊपर है +2 चार्ज, तो एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 3 6 2 1 2, ठीक है, यानी 31.75 ग्राम आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू 31.75 डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना है भाई? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अभी निकाला था हमने 180, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 180। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा वहां पे 1.45 इंटू 31.75 डिवाइड में 180। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 0.426 ग्राम। इतना वेट कॉपर का क्या होगा? डिपॉजिटेड हो जाएगा। ये भी किसके ऊपर बेस्ड था? ये भी आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड था। हमने निकाल लिया, जिंक का भी निकाल लिया, कॉपर का भी निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कि कितने समय तक करंट फ्लो कर रहा था उसके अंदर। तो एक बार मैं इसे साफ कर लेता हूं, फिर समझाता हूं। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने समय तक करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा था। तो यहां पे अब कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें वो क्या कहता है? जिसमें कहता है कि जितना करंट हम उसके अंदर से पास आउट करेंगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम उसके अंदर से सेल के अंदर से पास आउट करेंगे, उतना ही वेट क्या होगा? डिपॉजिट होगा। यानी वो कहता है कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के, ठीक है। यानी जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज आप उसके अंदर से पास आउट करेंगे उतना ही वेट क्या होगा? डिपॉजिट होगा। जब आप इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो क्या लग जाता है? जेड लग जाता है, जेड क्यू, ठीक है। जेड क्या होता है? जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि जेड होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये किसके बराबर होता है? जेड बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 1 फैराडे, यानी 96,500। ये बराबर होता है। और हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ये फॉर्मूले हमें पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इन सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये भी पता है हमें कि जो चार्ज होता है Q होता है वो होता है करंट इनटू टाइम के बराबर। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो वेट क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा, देखो जेड की वैल्यू क्या बताई थी? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में दिस, और इक्विवेलेंट वेट क्या बताया था? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो जेड की वैल्यू लिख लेते हैं मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर इंटू में 96,500। देखो दोनों फॉर्मूले को हमने कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे। और चार्ज की वैल्यू क्या बताई थी? करंट इनटू में टाइम। अब देखो वेट क्या आ जाएगा? वेट ऑफ किसका वेट डिपॉजिट होगा? वेट यहाँ पे सिल्वर का ही डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ पे वेट हम लेके चलेंगे सिल्वर का, क्योंकि हमारे पास में वही अभी वैल्यू थी जो हमारी शुरुआत में थी। वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना था? मोलर मास ऑफ सिल्वर है आपके पास में 180, तो हम पुट कर देते हैं 180 अपॉन में एन फैक्टर की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो 1 इंटू में 96,500 गुणा में करंट कितना है? करंट की वैल्यू दे रखी है 1.5 एम्पियर, तो पुट कर दीजिए 1.5
इनटू टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम की वैल्यू क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कि कितने समय तक करंट फ्लो कर रहा है। और वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितनी वैल्यू है कि कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, ये रहा 1.45 ग्राम। तो पुट कर दीजिए सभी वैल्यू, 1.45 इज इक्वल टू 180 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 96,500 ही रहेगा। 96,500 गुणा में 1.5 इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू निकालनी है हमें, टाइम इज इक्वल टू बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे ले जाते हैं, तो 1.45 इंटू 96,500 अपॉन में 180 इंटू में 1.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 864 सेकेंड्स, कि इतने समय तक क्या हुआ है, इतने समय तक उसके अंदर से करंट फ्लो हुआ है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो इसे ध्यान से करें। इसके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस की वीडियो और लेक्चर्स की वीडियो डलती रहती हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।